दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वेदांता लिमिटेड के म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट अप्रैल महीने के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। कौन से म्यूचुअल फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया और किसने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को ट्रिम की है उसको समझेंगे। और दूसरी बात यह है कि इस समय अगर आप देखें तो मेटल सेक्टर में थोड़ी सी दबाव की स्थिति बनी हुई है और ग्लोबल रीजन है इसमें सबसे बड़े, लेकिन इंडिया के अंदर आप देखें तो इस समय डिमांड तो अच्छी दिख रही है। और वेदांता जो अपने बिजनेस को 5 हिस्सों में बांटने जा रहा है, अभी फ़िलहाल उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इस डीमर्जर की प्रक्रिया को थोड़ा सा पीछे टाल दिया गया है, लेकिन जल्द ही डीमर्जर पूरा होगा। यहाँ पे आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि वेदांता लिमिटेड डिविडेंड का बादशाह है, सबसे शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनी है। स्टॉक मार्केट में जो 5 बड़ी कंपनियां जो डिविडेंड देती है उसमें वेदांता शामिल है, तो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के माध्यम से मालामाल करती है कंपनी। और अब यहाँ पे फिर से डिविडेंड का मौका भी आ गया है। ऐसे में आगे की क्या रणनीति बनेगी और फंडामेंटली कंपनी कैसे है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 408 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, 0.22% की तेज़ी देखने को मिली। और यही सबसे बड़ी इसके लिए आप देख सकते कि एक खूबसूरती कह सकते हैं स्टॉक की कि इसने अपने हाई प्राइस पे क्लोजिंग दी, क्योंकि इंट्राडे में 398 तक चला गया था लेकिन क्लोजिंग अपने दिन के हाई पर है, जबकि बाजार में 800 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट हुई। तो इस गिरावट के माहौल में भी क्लोजिंग ग्रीन में आना इस बात का सबूत है कि वेदांता में खरीदारी हो रही है इस लेवल पे। और यहाँ पे अब देख ही सकते हो कि अप्रैल महीने के म्यूचुअल फंड के लेटेस्ट हमारे पास आंकड़े आ चुके हैं। यहाँ पे 24 म्यूचुअल फंड ने नया एंट्री मारी है वेदांता में, इन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। तो 24 म्यूचुअल फंड का यहाँ पे निवेश शुरू हुआ है अप्रैल महीने में। सामने 14 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट लिया है। तो आंकड़ा भारी आप देख सकते हो क्लियरली है, खरीदारों का है, 24 के सामने 14 है। इसका मतलब म्यूचुअल फंड इस समय मेहरबान है, खरीदारी कर रहे हैं और उनको भी पता है कि आने वाले समय में यहाँ पे जब डीमर्जर होगा तो उनको बहुत सारा फ़ायदा होगा और इसीलिए उस मौके का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पे करीब 45,68,575 इक्विटी शेयरों का यहाँ पे एक बदलाव होता है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे कौन से म्यूचुअल फंड है तो जिनकी अमाउंट ज़्यादा है उसी को हम डिस्कस करेंगे, यानी जिनका AUM 2 डिजिट में है। तो निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड रेगुलर ग्रोथ का 54.50 करोड़ का AUM है कंपनी में। निप्पॉन इंडिया रिटायरमेंट फंड वेल्थ क्रिएशन स्कीम का 50.30 करोड़ का AUM है। और UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ का 158 करोड़ का AUM किया हुआ है। SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ का 51.39 करोड़ का AUM है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर का 184 करोड़ का AUM है। UTI क्वांट फंड का 11.21 करोड़ का AUM है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का यहाँ पे 10.24 करोड़ का AUM है। इसके अलावा यहाँ पे SBI मैग्नम देख सकते हो कि कोमा फंड रेगुलर ग्रोथ का 28.30 करोड़ का AUM है। SBI ब्लू चिप फंड रेगुलर ग्रोथ का 571 करोड़ का ज़बरदस्त AUM किया हुआ है। और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का यहाँ पे 448 करोड़ का AUM है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ग्रोथ का भी 476 करोड़ का AUM है। इसके बाद में निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ का 85.94 करोड़ का AUM है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड का भी 22.45 करोड़ का AUM है। और UTI निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स का 200 करोड़ का AUM है। और UTI रिटायरमेंट फंड का भी यहाँ पे 49.30 करोड़ का AUM है। इसके बाद में UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF का 71 करोड़ का AUM है। और UTI मास्टर इक्विटी यूनिट स्कीम का 21 करोड़ का AUM है। UTI लार्ज एंड मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ का 99 करोड़ का AUM है। और UTI एग्रेसिव हाइब्रिड फंड का 118 करोड़ का AUM है। SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF का 87 करोड़ का AUM है। और UTI लार्ज कैप फंड का 108 करोड़ का AUM है। उसके बाद में UTI डिविडेंड यील्ड फंड रेगुलर प्लान का 58 करोड़ का AUM है। और UTI MNC फंड रेगुलर प्लान का 108 करोड़ का AUM है। SBI ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटी फंड रेगुलर ग्रोथ का 293 करोड़ का AUM किया हुआ है। और निप्पॉन इंडिया विजन फंड का 21.90 करोड़ का AUM है। तो आप क्लियरली देख सकते हो
कि जम के म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया है, बहुत सारा शानदार निवेश हुआ है। अब यहाँ पे देखो कि हाल में वेदांता ने देख सकते हो कि विनियामक अनुमोदन का हवाला देते हुए अपने विभाजन की समय सीमा को सितंबर 2025 तक के लिए टाल दिया है। तो कंपनी अपनी जो डीमर्जर की प्रक्रिया उसको थोड़ा सा आगे लेके गई है, तो ये सितंबर तक लगभग इसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि इसमें अभी थोड़े से और आप देख सकते हो कि रेगुलेटरी अप्रूवल लेने और कुछ बहुत सारे कामकाज बाकी है, इस वजह से इसकी समय सीमा को बढ़ाया गया है। योजना मौजूदा व्यवसाय को 5 अलग अलग स्वतंत्र लिस्टेड कंपनियों में विभाजित करने की है। शेयरधारकों को वर्तमान में लिस्टेड कंपनी के प्रत्येक शेयर के बदले प्रत्येक विभाजन की संस्था का एक एक शेयर मिलेगा। यानी इस समय जिनके पास एक शेयर है उनको टोटल 5 शेयर हो जाएंगे, यानी 4 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। वेदांता की गिरावट अन्य मेटल शेयरों में गिरावट के अनुरूप ही है। पिछले दिनों जो गिरावट हुई, क्योंकि अमेरिका में मंदी की आशंका बढ़ रही है, अमेरिकी डॉलर में सुधार के बावजूद भी मेटल शेयरों में गिरावट का रुख रहा है, जो आंतरिक के लिए सकारात्मक है। तो ये देखो कि ग्लोबल रीजन की वजह से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन जानकारों का मानना है कि भारत की घरेलू मांग इस मंदी से राहत दे सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मेटल कंपनियां चालू वित्त वर्ष में बड़े पैमाने पर विस्तार की योजना बना रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका में टैरिफ बढ़ने के चलते कई ग्लोबल कंपनियां भारत में उत्पादन का रुख कर सकती है, जिससे घरेलू मांग को बल मिलेगा। भारत में स्टील की मांग अगले कुछ वर्षों तक 10% वार्षिक दर से बढ़ने की उम्मीद है। एल्यूमिनियम की मांग हर 5 साल में दुगना हो सकती है। भारत सरकार ने फाइनेंशियल 2025-26 के लिए बजट में 11.21 लाख करोड़ रुपये का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में करने की घोषणा की है। तो ये बातें साबित कर रही है कि आने वर्ष में वेदांता को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। अब एक बार हम वेदांता के फंडामेंटल देखें तो इसका मार्केट कैप 1,59,505 करोड़ का है, जो काफ़ी बड़ा है और एक बड़ी कंपनी इसको बनाता है। करंट प्राइस इसकी 408 की है, लो 362 का है और हाई इसका 527 का है। फिलहाल स्टॉक आप देख सकते हो लगभग अपने 50 रुपये के लो और हाई के बीच में है। स्टॉक का पी 11.4 है, जो काफ़ी कम है दूसरी पेयर कंपनियों की तुलना में। इसका बुक वैल्यू अगर देखें तो 105 का है और 10.7% का डिविडेंड देती है यील्ड में, बहुत ही शानदार डिविडेंड देती है कंपनी। इसका ROC 27% है और ROE 38.8% है, जो काफ़ी अच्छा है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपीज़ की है। अब यहाँ पे पिछले 10 सालों की इसकी परफॉर्मेंस देखें, सेल्स ग्रोथ की बात करें 10 ईयर के हिसाब से 8% था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 13% तक पहुंच गया, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से गिरते हुए 5% पर आ गया। यानी 3 ईयर के हिसाब से सेल्स गिरा, लेकिन इस TTM वापस 6% हुआ है, यानी जो सेल्स ग्रोथ में कमी आई थी वो फिर से बढ़ी है। बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की तो 10 ईयर के हिसाब से 9% था, 5 ईयर के हिसाब से ये -1% और निगेटिव हो गया, 3 ईयर के हिसाब से -10% तक पहुंच गया, यानी प्रॉफिट ग्रोथ में भारी गिरावट देखने को मिली। लेकिन इस TTM 279% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, यानी जो आंकड़े लगातार कमज़ोर हो रहे थे उसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पे इसका CAGR देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% है, 5 ईयर के हिसाब से अगर देखें तो ये आपको 39% के आसपास दिखाई देगा, 3 ईयर के हिसाब से 8% है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से -1% है। तो पिछले 1 साल में यहाँ पे कमजोरी देखने को मिलेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 16% है, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के 24% तक पहुंचा। और बात करें 3 ईयर की तो ये 23% के आसपास, हल्का सा कम हुआ, लेकिन लास्ट ईयर 39% रहा है, यानी ROE में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। कुल मिला के प्रदर्शन बहुत ही बेहतर रहा है। यहाँ पे कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो मार्च 2024 में 4,114 करोड़ माइनस था, यानी नेगेटिव कैश फ्लो था, लेकिन मार्च 2025 की बात करें तो यह 1,149 करोड़ पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव कैश फ्लो था वो पॉजिटिव हो चुका है, और ये वाकई में कंपनी के अंदर की सेहत को बताता है कि कंपनी मजबूत हो रही है और आने वाले इसमें उम्मीद काफ़ी बेहतर है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।